नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर, 8वें वेतन आयोग की देरी और इसके साथ जुड़ी पुरानी पेंशन योजना मतलब ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर। यह विषय न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये सरकार और आम जनता के बीच संवाद और नीतिगत फैसलों का केंद्र भी बन गया है। आज हम चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों है। हालांकि केंद्र सरकार ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा कि पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना, संविदा कर्मचारियों की चिंताएं और सरकार और महासंघ की प्रतिक्रियाएं। कर्मचारी महासंघ का आंदोलन, इस देरी के प्रभाव और आज की चर्चा में हम न केवल इन मुद्दों को समझेंगे बल्कि ये भी विश्लेषण करेंगे कि सरकार और कर्मचारियों के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। कर्मचारियों के कल्याण और देश की आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह बहस केवल वेतन और पेंशन तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा कर्मचारियों की गरिमा, स्थिरता और सरकार की नीतिगत पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है। आइए इन सवालों पर गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कैसे ये विवाद देश के प्रशासन और आर्थिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा में। मैं अमित चौधरी। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा का जो विषय है, ये विषय आपका हाल ही में न्यूज़पेपर में कटिंग आई 21 दिसंबर की ये खबर है। क्या खबर है? ये 21 दिसंबर की खबर है और इस खबर के आधार पर अगर हम 8वें वेतन आयोग की चर्चा अगर करते हैं तो 8वें वेतन आयोग की मांग की अगर हम बात करें तो 2026 में संशोधन लंबित है। मतलब ऐसी संभावना है कि 2026 तक ये लागू हो सकता है, क्योंकि 2024 में इसकी मांग थी कि 2024 में कमेटी गठित हो जाएगी, 2025 में वो अपनी रिपोर्ट देगी और 2026 में ये लागू हो जाएगा। पुरानी पेंशन योजना बहाली करने की मांग, एनपीएस से असंतोष हैं लोग। क्यों? क्योंकि संविदा कर्मचारियों की चिंताएं इसमें बड़े स्तर पर दिखाई देती हैं। स्थायी नौकरी की मांग और 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगी प्रभावित। मौजूदा पेंशन योजना को अपर्याप्त माना जा रहा है और महासंघ आंदोलन की तैयारी बड़े स्तर पर चलने की योजना उस उम्मीद लग रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग क्या है, ये आखिर है क्या? भाई, सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो उनके वेतन और पेंशन से यह संबोधित करता है। आमतौर पर देखें तो हर 10 साल में इसका गठन होता है। 7वें वेतन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में यह लागू हुआ था और अगला संशोधन 1 जनवरी 2027 से यह लंबित माना जा रहा है। महंगाई और आर्थिक विकास के साथ वेतन को संतुलित करता है अगर 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है। देरी से वेतन और जीवन स्तर के बीच अंतर बढ़ सकता है। अगर ज्यादा गैप रखा गया तो इससे हो सकता है जीवन स्तर में और उनकी जीविकाओं में बहुत बड़ा स्तर आपको दिखाई देगा, क्योंकि इससे वेतन और जीवन स्तर में काफी गहराई गैप दिखाई देने की उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं कर्मचारियों की चिंताएं आखिर क्या है, कौन कौन सी चिंताएं जिसके तहत वो अपनी मांग को रख रहे हैं। भाई, 8वें वेतन आयोग में देरी सरकार से कोई घोषणा नहीं है, क्योंकि यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सरकार की अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिसके तहत उसको लागू किया जाए। वहां स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल इस बार जो बजट आएगा इसमें 8वें वेतन आयोग की कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। ओपीएस बहाली नहीं है, एनपीएस को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता, जैसे कि आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं। संविदा कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो नौकरी की अस्थिरता एक बड़ी चिंता का मुद्दा बना हुआ है। देरी को कर्मचारी कल्याण अपेक्षा माना जा रहा है। ओपीएस की अगर हम बात करें तो ओपीएस निश्चित पेंशन लाभ सुनिश्चित करता है, जबकि एनपीएस ऐसा नहीं करता। तो यह बड़ा मुद्दा है। ओपीएस क्या है? निश्चित तौर पर पेंशन लाभ को सुनिश्चित करेगा, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और महासंघ ने नौकरी स्थिरता की कमी पर भी गहरा स्तर पर प्रकाश डाला है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए यूपीपीसीएस का विजय पथ बैच चल रहा है। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो आपका एग्जाम संभावित है कि मार्च या अप्रैल में होगा, उसके लिए हमारे यहाँ बैच चल रहा है और मात्र फीस
₹1999 इसकी फीस है। इसी के साथ अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और कलेक्टर जैसा रुतबा अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से एक एग्जाम चलता है, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ, एओ। अगर जो बच्चे नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये नौकरी यूपीएससी कराती है और यूपीएससी के अंडर में ये एग्जाम होता है और यहाँ पर एक ही एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है और उसके बाद एक इंटरव्यू कंटेंट किया जाता है और उससे सीधी आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सैलरी लगभग कलेक्टेड के इक्वल मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है। जैसे आईएएस की अगर हम बात करें तो प्री मेंस इंटरव्यू लंबा प्रोसेस होता है, यहाँ सिर्फ एक एग्जाम और आपका सीधा सिलेक्शन। तो ये भी फीस आपकी 1999 है और ये कोर्स आपके लिए 2 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ₹1999 में, और कोर्स की वैधता कितनी रहेगी? 2 वर्ष तक रहेगी। इसी तरह अगर आप आरओ एआरओ में अपना सपना देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे लिए स्पेशल बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे आते हैं, 8वें वेतन आयोग को समझते हैं। भाई अब 8वें वेतन आयोग में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, सरकार ने आखिर क्या प्रतिक्रिया रखी है? तो 8वें वेतन आयोग पर कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसा वित्त मंत्रालय ने पुष्टि कर दी, स्पष्ट कर दिया गया है। भाई अभी राज्यसभा में स्पष्ट किया गया था कि हाल फिलहाल में कोई भी ऐसी विवाद नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके तहत हम इस पर बात रखें। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। नियमित आयोग के बजाय प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। भाई पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं, राज्यसभा में स्थिरता स्पष्ट की है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हाल फिलहाल में 8वें वेतन आयोग की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। इस बजट में सरकार वेतन संशोधन के नए मॉडल पर विचार कर रही है। अब ये नया मॉडल क्या है, इस पर हम आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें वहां स्पष्ट करेंगे कि अगर 8वां वेतन आयोग नहीं आता है तो नया मॉडल क्या होगा। कर्मचारियों और महासंघ प्रदर्शन आधारित वृद्धि पर विरोध कर रहे हैं। इस चीज का वो स्पष्ट तौर पर विरोध कर रहे हैं कर्मचारी और महासंघ। जो बात यहां पर रखी गई कि वेतन संशोधन में नए मॉडल में विचार किया जा रहा है, उसका वहां पर विरोध किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें देशव्यापी आंदोलन योजनाओं की, अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की अगर हम बात करें तो 2024 की शुरुआत में प्रदर्शन की योजना इन्होंने बनाई थी। उनको लगा था कि शायद ये जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 28-29 दिसंबर को कानपुर के राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक आयोजित की जाएगी और एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर 2024 को सरकार को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। और यहां पर कर्मचारी और पेंशन भोगी असंतोष में एकजुटता यहां पर दिखाई देती है। कानपुर बैठक आंदोलन की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये अपने आंदोलन को उग्र करे। दूसरी बात अगर हम देखें तो पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना को बात करें, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस मुद्दे को समझने के लिए इच्छुक रहते हैं। पुरानी पेंशन योजना अंतिम वेतन के आधार पर गारंटी पेंशन, जबकि नई पेंशन योजना जो है वो बाजार आधारित है। बाजार के अकॉर्डिंग ही वहां पर आपकी पेंशन निश्चित की जाएगी, मतलब बाजार आधारित रिटर्न होगा और निश्चित पेंशन का यहां पर अभाव दिखाई देता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। अगर कहा जाए कि कहां पर हाल फिलहाल में ओपीएस को लागू कर दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ओपीएस को सुरक्षित और भरोसेमंद माना जा सकता है, जबकि एनपीएस बाजार निर्भरता और असुरक्षा के लिए आलोचना का शिकार होता है। भाई मार्केट का जैसा रुझान होगा उसके आधार पर आपकी पेंशन डिसाइड की जा सकती है। जबकि महासंघ जो साफ साफ कह रहा है कि ओपीएस की बहाली की मांग की जा रही है, वो कहता है हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओपीएस मिल जाए, उसी से हम संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात अगर हम देखते हैं देरी के प्रभाव क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके आधार पर देरी के प्रभाव दिखाई देते हैं। कर्मचारियों पर अगर देखें तो वेतन स्थिर जीवन स्तर को यह प्रभावित करती है। एनपीएस से रिटायरमेंट सुरक्षा की कमी दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देगी भाई। मार्केट का जैसा रुझान होगा उसके आधार पर आपकी पेंशन डिसाइड की जाएगी। वित्तीय तनाव का सामना कर रहे हैं कर्मचारी, तो ये वीडियो की अगर हम बात करें
तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो है, ताकि ध्यान से समझें, वहां पर समझने की कोशिश करें कि एनपीएस और ओपीएस आखिर होता क्या है। सरकार पर अगर हम बात करें तो देशव्यापी असंतोष प्रशासन को प्रभावित करता है, जबकि विरोध राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकता है और कार्रवाई के अभाव में विरोध जो होता है वो काफी तेजी से दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें कि सरकार के सामने कौन कौन से विकल्प दिखाई देते हैं, तो प्रदर्शन आधारित वेतन, वेतन वृद्धि को कर्मचारी उत्पादकता से जोड़ा जा सकता है। आलोचना की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों ने इसे अनुचित और अप्रभावी बताया है। सरकार के वैकल्पिक प्रस्ताव को व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा है, जबकि विधि नौकरी भूमिका की अगर हम बात करें इसे अनुचित तौर पर माना जा रहा है। तो यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि एनपीएस से ही काम नहीं चलेगा, ओपीएस ही चाहिए, स्पष्ट दिखाई देता है। अब 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो वो क्लियर कह रहा है कि ओपीएस की बहाली में देरी से असंतोष बढ़ रहा है। भाई हमें अगर पेंशन या हमें 8वें वेतन आयोग की बात करें तो वहां पर ओपीएस को स्पष्ट तौर पर दिखाएं। तो यहां पर अगर हम देखें तो 8वें वेतन आयोग में ओपीएस की बहाली में देरी से असंतोष बढ़ा है। विरोध सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे और कर्मचारी कल्याण आर्थिक व्यवहार्यता के बीच संतुलन समाधान की यहां पर आवश्यकता दिखाई देती है, जबकि वेतन और पेंशन सुधार समय पर होना आवश्यक है। जी बिल्कुल, जब क्लियर है कि 10 वर्ष में यह होना चाहिए तो होना चाहिए। महासंघों के समन्वय से सामूहिक कार्रवाई मजबूत होता है, जबकि सरकार को रचनात्मक संवाद में भाग मूल तौर पर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे, बातों को अगर समझते हैं तो मेन मुद्दा जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो हाल फिलहाल के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल तौर पर जो वीडियो आज हमने बनाई इस पर हमने चर्चा करी कि भारत में एक महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दे पर हम देखें तो विवादित मुद्दा क्या है, 8वां वेतन आयोग। 8वां जो वेतन आयोग है आखिर इसमें अगर देखें तो इसमें देरी के क्या कारण है, इन सभी मुद्दों पर हमने आज की वीडियो में आपके साथ चर्चा करी। अब बात आती है कि हाल फिलहाल के आधार पर अगर देखें तो ये आपका जो 8वां वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा। अगर इसको देखें तो माना जा रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग है ये मूल तौर पर देखा जाए तो ये संभव है कि ये आपका 2026 में लगभग 2025 के लास्ट में मान के चलिए सरकार क्या करेगी, इस पर एक कमेटी गठित करेगी, मतलब 8वें वेतन आयोग बैठा स्थापित किया जाएगा और संभव है कि 2027 तक ये आपका लागू हो जाए। तो साथियों आज हमने 8वें वेतन आयोग की देरी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। यह केवल सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार, समाज और देश के आर्थिक ढांचे में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस बहस पर समाधान केवल आंदोलन या विरोध से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए दोनों पक्षों, सरकार और कर्मचारियों संगठनों के बीच पारदर्शी और रचनात्मक संवाद की मूल तौर पर आवश्यकता दिखाई देती है। सरकार को यह समझना होगा कि कर्मचारियों की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उनकी नीतियों का अभिन्न हिस्सा है। वहीं कर्मचारियों को भी आर्थिक और सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी मांगों के तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करना होगा। आप सभी छात्र और भविष्य के कर्मचारी होने के नाते यह समझना जरूरी है कि नीतिगत मुद्दे और उनकी जटिलताएं कैसे काम करती। इस विषय पर जागरूकता और समझ विकसित करना न केवल आपके लिए उपयोगी होगा, बल्कि यह समाज और सकारात्मक बदलाव लाने में भी सहायक होगा। अंत में यह कहना उचित होगा कि कर्मचारियों को सरकार के बीच से संवाद और कर्मचारियों के बीच समस्या का स्थायी समाधान मूल तौर पर निकलना चाहिए। 8वें वेतन आयोग केवल एक नीतिगत कदम नहीं है, ये उन लाखों कर्मचारियों के भविष्य की कुंजी है जो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा को समर्पित करते हैं। इस आशा करते हैं कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर विचार करेगी
और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाई। जब तक यह समाधान नहीं होता तब तक हमें इन मुद्दों के प्रति जागरूक रहना होगा और रचनात्मक संवाद के लिए एक मंच तैयार करना होगा। धन्यवाद और उम्मीद है कि आप सभी इस विषय की ओर गहराई से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।